Hello and welcome to another video of this series where we are discussing MCQ solutions on microeconomics. ये जो solutions है ये with detailed explanation है which are very helpful for your NTA UGC NET economics exam और इसके अलावा जो various other exam है related to economics जिसमें economics के question पूछे जाते हैं उन सभी exams के लिए भी ये question बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चन पे मैंने कोशिश की है कि डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपका जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो आपको अच्छे से हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो एग्जामर है तो वो भी आप ठीक कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी से द डिमांड फॉर लेबर फॉर ए फैक्टर दैट इज अ डिराइव डिमांड बिकॉज कहते हैं कि जो एक फैक्टर या प्रोडक्शन एजेंट जो है उसकी जो डिमांड होती है उसको हम डिराइव डिमांड कहते हैं। क्यों? ऑप्शंस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटरप्रेन्योर नीड फॉर प्रॉफिट, इट स्टेम्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू लेबर, इट एमर्ज फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग पीरियड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि ये या तो प्रॉफिट को ध्यान में रख के डिमांड किया जाता है कि प्रॉफिट होगा, एंटरप्रेन्योर को इसलिए डिमांड करते हैं, या गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड है लेबर की तरफ लेबर को लेके इसलिए इसकी डिमांड की जाती है, या फिर फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड है इसलिए ये एमर्ज होती है, या फिर एक लंबी समय सीमा में कुछ एक्सपेक्टेशंस है इसके द्वारा ये डिराइव्ड होती है। राइट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड डिराइव्ड डिमांड। ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि डिराइव्ड है। इसका मतलब ये हुआ किसी अदर प्रोडक्ट की डिमांड है जिसको हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इन अदर प्रोडक्ट which are relating to this factor, the demand for factor has increased. Right? इसकी डिमांड बढ़ी तो फैक्टर की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड है तभी इस फैक्टर की डिमांड है। इट मीन्स ये डिराइव्ड डिमांड है, कोई डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं है, डायरेक्ट ये नहीं है। राइट, क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम किसी कंजम्पशन गुड के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जो डायरेक्ट हमारी यूटिलिटी या वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस द कंजम्पशन गुड्स इन द इकोनॉमी। राइट, सपोज एक लैंड है या लेबर है, वी आर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग व्हीट इन अ फील्ड। राइट, हम खेतों में गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। राइट, लेबर और लैंड जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहां पे इनके द्वारा हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वीट डायरेक्ट कंज्यूम की जाती है बाय द कंज्यूमर्स। राइट, तो इसलिए जब वीट की डिमांड बढ़ जाए तो हमें लेबर या लैंड को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अभी जो आउटपुट लेवल है वो सफिशिएंट नहीं होगा एक टाइम के बाद। तो उस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल फैक्टर हमको इंड्यूस करने पड़ेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। राइट, तो ये कहाँ से एमर्ज हुई? फाइनल प्रोडक्ट से। जब ये फाइनल प्रोडक्ट की जब डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ तो consequently there is increase in the demand of factor production also. Right, so the right answer will be it emerged from the demand for the final product. Next is the discrepancy between the value of marginal product, value of marginal product is VMP, and marginal revenue product which is MRP of a factor of production cannot arise। डिस्क्रिपेंसी वहां पे अराइज नहीं होगी। किस केस में नहीं होगी? राइट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टू कांसेप्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मींस मार्केट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइसेस। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एमआरपी इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एडिशनल जो इंक्रीमेंट हो रहा है रेवेन्यू में, इट मींस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू एमआर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी।
है। तो ये कब आइडेंटिकल होगा, मींस इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी जब प्राइस और एमआर हमारा इक्वल होगा। हियर वी हैव ऑप्शन AC is equal to MC, TC is equal to TR, AR is equal to MR, and AC is equal to AR. Here, price is equal to MR. AR also got price. Right? Average revenue is also price. That is option C, AR. In the case where AR is equal to MR, there would not be the discrepancy between the VMP and MRP. Right? Here the option C is correct. Next question is value of marginal product is, we have already discussed these questions in the previous slide. VMP is equal to MPP into price. Price not in AR, AR means price here. It means D is correct here. Next question is the firm are competitive and profit maximizing the demand curve for labor is determined by. जब फर्म्स इकोनॉमी के अंदर competitive है, it means there is perfect competition and profit maximizing. तो लेबर का डिमांड कर्व क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, राइट, फॉर लेबर। तो ये जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, यही डिमांड कर्व होगा लेबर का, राइट। सप्लाई कर्व तो ये रहेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है, ये डिमांड कर्व होगा लेबर का इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो कर्व होगा लेबर का, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्जेंस है एमआरपी, एमआर और एआर में। एआर मीन्स प्राइस, बट इन द कंपेटिटिव मार्केट price is equal to AR which is equal to MR, means price is equal to MR, that means VMP is demand curve for labor here. Therefore the option B, which is the value of marginal product of labor, that will be correct. Next question is marginal physical product and marginal revenue product change exactly similarly only when, कब similarly change होंगे? ऑप्शन है जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड होगा, या फिर प्राइस रिमेन अनचेंज है, सॉरी प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज है, या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स रेगुलरली, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये कब सिमिलर होगा? सिमिलरिटी होगी जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with perfect competition in the labor market and monopoly in the product market। अब कंडीशन चेंज हो गई है, वहां पर लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, फैक्टर मार्केट में कंपटीशन है, और प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है। तो इस केस में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है, राइट। वो किसके बराबर होगा? Let us understand with the diagram. This is marginal value, value of marginal product of labor means, and this is marginal revenue productivity of labor curve here, right? This is the supply curve of labor, the firm, right? तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा ऐसी कंडीशन में जहाँ पे मोनोपोली हो प्रोडक्ट मार्केट में, जहाँ पे एमआरपी कर्व कटेगा सप्लाई कर्व को। Because in this case, MRP curve is the demand for labor, where demand for labor is equal to supply of labor, that will be the equilibrium point. This is the equilibrium point here. But the value of marginal product is higher than MRP, right? It's equal to, when we multiply marginal physical productivity with price, that will be equal to value of marginal product, and when we multiply MR into marginal physical productivity of the labor, it will become marginal revenue productivity, right? Here MR is less than price always. Additional revenue from selling a output unit will be less than the previous one, right? It means there is difference between MRP and VMP. This difference is called monopolistic exploitation. When there is in fact an imperfection in the
product market, it emerged here. That is called monopolistic exploitation. Right? There is a difference between VMP of L and MRP of L in the labor market. Option C is correct here. The next question is, while analyzing the marginal productivity theory of distribution, Clark gave more emphasis on options are profit maximization, demand for labor, supply of labor. Question does not provide sufficient data, right? J.M. Clark, an American economist, developed a theory that is called marginal productivity theory of distribution, right? In this theory, he gave the idea of determination of a factor price. According to J.M. Clark, factor price will be determined at, or you can say that determined by the marginal product of a given quantity of labor force. He gave a marginal product curve like this, downward sloping, and the supply is fixed there. This is supply. So the intersection of demand and supply will be the equilibrium wage rate here. Clark emphasizes the demand for labor only, right? He says the supply of labor is constant or fixed here. So we can say that according to J.M. Clark, the competitive labor market, the wage rate will be determined where the marginal product curve intersects the supply of labor curve, or you can say determined by the marginal product of the given quantity of labor force, right? It emphasis on the demand for labor only. Later on, Marshall and other economists criticized this marginal productivity theory of J.B. Clark. Marshall and Hicks believed that wages tend to be equal to the marginal product, but he emphasized several times that the wages are not determined by marginal product, since like other marginal quantity, marginal product is determined, right? Together with the prices or wages by the interaction of demand and supply are there. That is the other topic related to the marginal productivity theory, which emphasizes on the supply side factors also. Right. I hope ये जो क्वेश्चंस है ये आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि क्विक रिवीजन हमारा हो रहा है और एक डिटेल के साथ हमें कंसेप्ट को समझने की भी हम कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ डू शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लेटर ऑन हम इस सीरीज़ के बाद डिटेल से जो सलेबस है अपना, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी पॉइंट्स है 1 by 1 हम कवर करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।